नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर 21 दिन से भूख हड़ताल कर अनशन कर रहे हैं। इस दौरान वो 21वें दिन के वीडियो में काफी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से आग्रह किया है कि वो साबित करें कि वो राजनेता हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस देश में ईमानदार, दूरदर्शिता और बुद्धिमान राजनेताओं की जरूरत है। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर 21 दिन से भूख हड़ताल कर अनशन कर रहे हैं। इस दौरान वो 21वें दिन के वीडियो में काफी कमजोर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से आग्रह किया है कि वो साबित करें कि वो राजनेता हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस देश में ईमानदार, दूरदर्शिता और बुद्धिमान राजनेताओं की जरूरत है, न कि केवल अदूरदर्शी चरित्रहीन राजनेताओं की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जल्द ही साबित करेंगे कि वो राजनेता हैं। वांगचुक ने पीएम मोदी को भाजपा द्वारा लद्दाख के लोगों से किए गए वादों की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी भगवान राम के भक्त हैं, उन्हें उनकी शिक्षा प्राण जाए पर वचन न जाए का पालन करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के नाम से एक वीडियो सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। वीडियो में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से बैनर लगाया गया है और कुछ लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बोलने वाले जनार्दन मून नाम के व्यक्ति हैं जो इंडिया गठबंधन को समर्थन देने की बात करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी को हराना है। 400 पार को जो सपना है बीजेपी का, उसे कैसे चूर कर सकते हैं। संविधान पर खतरे की बात करते हैं। वो कहते हैं कि संविधान का पूरा उल्लंघन हो रहा है। वो कहते हैं कि विपक्ष को ही अरेस्ट किया जा रहा है और बीजेपी का कोई भी शख्स गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या विपक्ष ही भ्रष्टाचार करता है? इसके साथ ही वो बीजेपी के खिलाफ काफ़ी बातें करते हैं। लोग इस वीडियो को वायरल करा रहे हैं और लिख रहे हैं कि आरएसएस ने कहा कि संविधान खतरे में है। आरएसएस ने भाजपा को हराने के लिए इंडिया अलायंस को जिताने के लिए आह्वान किया है। हालांकि आरएसएस से जुड़े 5 जन और बाकी लोगों का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के नाम का गलत इस्तेमाल कर अभियान चला जा रहा है। वो कहते हैं कि जनार्दन पुत्र गुलाबराय मून ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सोसाइटी के पंजीकरण के लिए सहायक रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज नागपुर को आवेदन किया, जो 2017 में खारिज हुआ। फिर उन्होंने उसी के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट महाराज की नागपुर पीठ में रिट याचिका दायर की, लेकिन इसे 21 जनवरी 2019 को माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट भी गए लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। 5 जन में कहा गया है कि अभी भी लोगों को गुमराह करने की कोशिश वो कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस और राजद के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीटों की शेयरिंग पर पेंच फंसा हुआ है और इस पर आज रात कोई सहमति बन सकती है। लालू यादव दिल्ली पहुंच गए हैं और दोनों दलों के नेताओं के बीच मंगलवार शाम इसको लेकर एक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सीट बंटवारे पर मोहर लग सकती है। बिहार में इंडिया गठबंधन के 2 सबसे बड़े दल कांग्रेस और राजद के बीच सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसके बावजूद सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक सहमति नहीं बनने के कारण अटकलें लगाई जा रही हैं कि दोनों दलों के बीच तालमेल का दौर चल रहा है और इनके बीच सीटों के बंटवारे को लेकर अंदर ही अंदर एक दूसरे से नाराजगी चल रही है। इन अटकलों को लेकर तब बल मिला जब बिहार में इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के बीच सीटों की शेयरिंग को लेकर कोई औपचारिक घोषणा होने से पहले ही राजद या लालू प्रसाद यादव ने कई सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। देश में लोकसभा चुनाव होने में अब गिने चुने दिन ही रह गए हैं। इस चुनावी जंग का सबसे बड़ा मैदान बनने वाला राज्य उत्तर प्रदेश में तो राजनीतिक पारा हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं इस लोकसभा चुनाव में यूपी की जिस सीट पर लोगों की अभी से सबसे ज़्यादा नजर है, पीलीभीत सीट उनमें से एक है। पीलीभीत से वर्तमान सांसद वरुण गांधी भाजपा ने टिकट काट दिया है और उनकी जगह जितिन प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसी बीच वरुण गांधी को कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा ऑफर आया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने वरुण गांधी को लेकर कहा कि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होना चाहिए। अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो हमें खुशी होगी। वरुण गांधी एक कद्दावर और बेहद काबिल नेता हैं। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि उनका गांधी परिवार से संबंध है, इसलिए बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। हम चाहते हैं कि अब वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो जाएं, उनके आने से बड़ी खुशी होगी। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी ने अब तक रामपुर से अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। अब ताज़ा खबर ये सामने आ रही है कि सपा रामपुर से पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतार सकती है।
बता दें कि तेज प्रताप यादव सपा चीफ अखिलेश यादव के भतीजे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। ऐसी में चर्चा है कि सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने अखिलेश यादव से कहा था कि रामपुर से इस बार वो कोई उम्मीदवार नहीं देना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि यादव परिवार से कोई लड़े। अखिलेश और आजम की ये बातचीत तब हुई थी जब बीते दिनों सपा मुखिया अखिलेश यादव रामपुर के पूर्व सांसद से जेल में मिलने पहुंचे थे। लोकसभा चुनाव के तारीखों के बाद प्रधानमंत्री मोदी 30 मार्च को यूपी के मेरठ में रैली करेंगे। यहां पीएम मोदी पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल के लिए वोट मांगेंगे। इस रैली में उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी शामिल होंगे। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने के बाद रालोद चीफ पहली बार पीएम मोदी के साथ नजर आएंगे। बता दें कि एनडीए में रालोद को बागपत और बजनौर लोकसभा सीट मिली है। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी की पहली रैली है। बता दें, मेरठ लोकसभा सीट पर हुए पिछले 7 लोकसभा चुनावों में से बीजेपी को 5 पर जीत मिली है। दिग्गज कांग्रेस नेता ए.के. एंटनी ने इस लोकसभा चुनाव को करो या मरो का चुनाव कहा है, जो ये तय करेगा कि भारत का विचार अस्तित्व में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। जब एंटनी से पूछा गया कि क्या वो पथानमथिट्टा में यूडीएफ उम्मीदवार के लिए प्रचार करेंगे, तो उन्होंने तिरुवनंतपुरम में संवाददाताओं से कहा कि सब कुछ मेरी स्वास्थ्य हालात पर निर्भर करेगा। वंचित बहुजन अघाड़ी प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन को लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए सीटों की अपनी मांगों पर निर्णय लेने के लिए एक और दिन का समय दिया है। बता दें, आंबेडकर ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना से संबंध तोड़ दिए थे और सीट बंटवारे की बातचीत पूरी करने के लिए एमवीए को 26 मार्च का अल्टीमेटम जारी किया था। द इंडियन एक्सप्रेस को उन्होंने बताया कि हाँ, मैंने एमवीए को निर्णय लेने के लिए एक और दिन का समय दिया है। मैंने आज होने वाली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रद्द कर दी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता अजित पवार ने कहा है कि महायुति गठबंधन के शेष उम्मीदवारों की घोषणा 28 मार्च को की जाएगी। उन्होंने कहा कि महायुति में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने कहा कि 28 मार्च को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में महायुति के सीट शेयरिंग का ऐलान किया जाएगा। इसमें बीजेपी और शिवसेना के नेता भी मौजूद रहेंगे। बता दें, महायुति में अभी तक सिर्फ बीजेपी ने सीटों का ऐलान किया है। बीजेपी पहले 20 और इसके बाद 3 और कैंडिडेट का नाम ऐलान कर चुकी है। ऐसे में पार्टी कुल 23 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। पार्टी की तरफ से 6 से 7 प्रत्याशी और घोषित किए जा सकते हैं। महायुति में शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को 12 से 13 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं अजित पवार को 6 से 7 सीटें मिल सकती हैं। अजित पवार के ऐलान के अनुसार अब 28 मार्च को महायुति में सीटों की तस्वीर साफ हो जाएगी। बीजेपी ने मंगलवार को राज्यों में विधानसभा उपचुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा से अयोग्य करार दिए गए कांग्रेस के सभी 6 विधायकों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। ये विधायक कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार गुजरात में भी बीजेपी ने पार्टी में हाल ही में शामिल हुए कई विधायकों को टिकट दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस के बगावत कर बीजेपी में आए रवि ठाकुर को लाहौल स्पीति से प्रत्याशी बनाया है। इस कारण बीजेपी में बगावत हो गई है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री और लाहौल और स्पीति से विधानसभा क्षेत्र से भाजपा नेता रामलाल मारकंडा ने विरोध में पार्टी छोड़ दी है। बता दें, रवि ठाकुर ने पिछले विधानसभा चुनाव में मारकंडा को हराया था। जैसे ही भाजपा ने कांग्रेस के बागी सभी 6 विधायकों को विधानसभा टिकट देने की घोषणा की, वैसे ही कुछ ही घंटों बाद मारकंडा ने पार्टी छोड़ दी और घोषणा की कि वो संभवतः कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में लाहौल और स्पीति से उपचुनाव लड़ेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते और लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो गए। वो पंजाब के उन कांग्रेसी नेताओं में शामिल हो गए हैं जो विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार के बाद बीजेपी से जुड़ गए हैं। इन नेताओं में सुनील जाखड़, कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। चुनावी बॉन्ड और दवा कंपनियों को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। खबर के अनुसार दवा बनाने वाली बहुत सी कंपनियां जिनकी दवाएं टेस्ट में फेल हुई, इन कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड से चंदा किया। डेटा को खंगालने पर यह सामने आया है कि 23 फार्मा कंपनियों और एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने चुनावी बॉन्ड के जरिए करीब 762 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को दिया। जैसे गुजरात की कंपनी टोरेंट फार्मास्यूटिकल की बनाई 3 दवाएं ड्रग टेस्ट में फेल हुई। इस कंपनी ने बीजेपी को 61 करोड़ का चंदा दिया। सिप्ला लिमिटेड कंपनी की बनाई दवाओं के 7 बार ड्रग टेस्ट फेल हुए। इस कंपनी ने बीजेपी को 37 करोड़ का चंदा दिया। सन फार्मा कंपनी की बनाई गई दवाओं के 6 बार ड्रग टेस्ट फेल हुए। सन फार्मा ने बीजेपी को 31.5 करोड़ रुपए का चंदा दिया। गुजरात की कंपनी इंटास फार्मास्यूटिकल की बनाई गई दवा का भी ड्रग टेस्ट फेल हुआ।
इंटास फार्मा ने 20 करोड़ के चुनावी बॉन्ड खरीदे और सारा चंदा बीजेपी को दिया। ग्लेनमार्क फार्मा कंपनी की दवाओं के 6 ड्रग टेस्ट फेल हुए। ग्लेनमार्क फार्मा ने 9 करोड़ 75 लाख रुपए के बॉन्ड खरीदे और सारा चंदा बीजेपी को दिया। ऐसे ही काफ़ी कंपनियां हैं जिन्होंने दवाएं टेस्ट में फेल होने पर बीजेपी को चंदा दिया। केजरीवाल मामले पर जर्मनी के बाद अब अमेरिका भी बोला है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका भारतीय विपक्षी नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की रिपोर्टों पर बारीकी से नजर रख रहा है और एक निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया का समर्थन करता है। रॉयटर्स ने बताया कि अमेरिकी प्रवक्ता ने इस मामले के बारे में ईमेल से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि हम मुख्यमंत्री केजरीवाल के मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रिया की उम्मीद करते हैं। बता दें, अमेरिका से पहले जर्मनी ने कहा था कि आरोपों का सामना कर रहे किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह केजरीवाल निष्पक्ष सुनवाई के हकदार हैं और भी बातें कहीं जिसका भारत ने विरोध किया। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने उन्हें जेल से निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि सीएम साहब ये जानकर बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिक में दवाएं उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में मोहल्ला क्लिनिक में जो टेस्ट होते हैं वो उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें लगता है कि उनके जेल जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। भारद्वाज ने कहा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि उसके ऊपर जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं और ये सुनिश्चित किया जाए कि अस्पतालों में मोहल्ला क्लिनिक में सारी दवाएं और टेस्ट मुफ्त में मिलें। उन्होंने कहा कि उनका निर्देश हमारे लिए भगवान की आज्ञा के बराबर है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं कि जेल में रहने के बाद भी दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है। भाजपा ने आप और केजरीवाल पर लाजवाबी हमला किया है। भाजपा ने कहा कि केजरीवाल हमदर्दी पाने के लिए जेल से कथित आदेश जारी कर रहे हैं, जबकि वो जनता का विश्वास खो चुके हैं। उनका ये ड्रामा जनता अच्छी तरह समझ रही है। भाजपा मंगलवार को फिरोज शाह कोटला स्टेडियम से दिल्ली सचिवालय तक एक विशाल मार्च निकाल रही है। मार्च का नेतृत्व दिल्ली पार्टी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी मंगलवार को नई दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास का घेराव कर रही है। इस घेराव के चलते पुलिस ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर धारा 144 लागू कर दी है और इस बीच पुलिस ने पंजाब के मंत्री हरजोत बैंस को अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने पीएम आवास के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी थी और कहा था कि किसी भी विरोध प्रदर्शन की स्थिति में मामले दर्ज किए जाएंगे। बीआरएस नेता के कविता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में शामिल होने के आरोप में कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। उस समय से वो ईडी की हिरासत में थी, लेकिन ईडी ने आश्चर्यजनक तौर पर आज उनकी 15 दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। बीजेपी ने मंगलवार को लोकसभा के लिए अपने उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 3 नाम हैं। इन 3 नामों में से 2 राजस्थान और 1 मणिपुर से हैं। पंजाब में बीजेपी के प्रमुख सुनील जाखड़ ने कहा कि पार्टी राज्य में लोकसभा चुनाव में अकेले मैदान में उतरेगी। राज्य में बीजेपी और शिया के बीच गठबंधन पर बात चल रही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। भाजपा नेता दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर विवादास्पद बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी खुद को कभी गोवा की बेटी बताती हैं, कभी त्रिपुरा की बेटी बताती हैं। ममता बनर्जी ये बताएं कि उनके असली पिता कौन है। किसी की भी बेटी होना ठीक नहीं है। दिलीप घोष के इस बयान को टीएमसी ने नारी अस्मिता से जोड़ दिया है और पार्टी चुनाव आयोग जाकर भाजपा नेता की शिकायत करने वाली है। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की आपत्तिजनक टिप्पणी पर चुनाव आयोग ने पश्चिम वर्धमान के जिला अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। वर्धमान दुर्गापुर संसदीय सीट से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे दिलीप घोष पर तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। बीजेपी के महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को केंद्रीय चुनाव आयोग से मुलाकात की है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि सत्ता पक्ष के नेताओं के बयानों के खिलाफ आयोग के अधिकारियों का रुख सख्त होता है, लेकिन विपक्षी नेताओं के ऐसे ही बयानों पर उनका रुख नरम होता है। इस मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने पत्रकारों को बताया कि हर प्रदेश के चुनाव अधिकारी एक ही किस्म के वक्तव्य पर अलग अलग भूमिका लेते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के वक्तव्य पर कुछ एक्शन हुआ, उसी प्रकार का वक्तव्य तमिलनाडु के मंत्री के देने पर वहां कोई एक्शन नहीं हुआ। इसका कारण क्या है, ये बात हमने आयोग के सामने रखी है।
कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से अभिनेत्री और लोकसभा चुनाव में मंडी सीट से उम्मीदवार कंगना रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी। उनके अकाउंट से हुई इस पोस्ट के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इस पोस्ट के जवाब में कंगना रनौत ने लिखा है कि हर महिला गरिमा की हकदार है। वहीं विवाद बढ़ने पर सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरे अकाउंट से किसी ने ऐसा किया है, इसे कई लोग इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे जैसे ही पता चला मैंने ये पोस्ट हटवा दी। उन्होंने कहा कि वो महिलाओं को लेकर ऐसी बात नहीं कह सकती हैं। बता दें, भाजपा ने रनौत को हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से टिकट दिया है। भाजपा द्वारा कंगना रनौत को बतौर अपना उम्मीदवार बनाए जाने के एक दिन बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से ये आपत्तिजनक पोस्ट की गई, जिसमें लिखा गया था कि क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम अकाउंट से अभिनेत्री कंगना रनौत पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने टिप्पणी को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इसके लिए सिर्फ माफी ही काफी नहीं है, हिमाचल प्रदेश की जनता कांग्रेस को इसका जवाब देगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और भद्दी टिप्पणी सुप्रिया श्रीनेत ने की है। इसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और उनको ये मालूम नहीं है कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि के रूप में जाना जाता है और जहां मंडी की बात है तो उसे छोटे काशी कहा जाता है। 300 से ज़्यादा मंदिर हैं वहां। उस भूमि के बारे में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी ने रविवार को भाजपा में अपनी पार्टी का विलय कर लिया। करोड़ों रुपए के खनन घोटाले में वर्षों जेल में बिता चुके और भाजपा के खिलाफ सियासी ताल ठोकने वाले जनार्दन रेड्डी ने अब संकल्प लिया है कि वो देश में लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनवाएंगे। बता दें, रेड्डी अवैध खनन के मामले में जेल जा चुके हैं। इस मामले से जुड़े जज ने कहा था कि जमानत के लिए 40 करोड़ का ऑफर उनको दिया था। अब रेड्डी जी का कहना है कि देश हित में वो बीजेपी से जुड़े हैं। इजरायल हमास में 5.5 महीने से जारी जंग के बीच पहली बार गजा में युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित हुआ। रमजान के महीने में हुई इस बैठक के दौरान 15 में से 14 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि अमेरिका ने वोटिंग से दूरी बना ली। लेकिन अमेरिका का ये कदम इजरायल को नागवार गुजरा। प्रतिक्रिया में इजरायल ने अपने प्रतिनिधि मंडल की अमेरिका की प्रस्तावित यात्रा को रद्द कर दिया। इजरायल की नाराजगी के कारण इस प्रस्ताव पर हुए मतदान में अमेरिका का वीटो न लगाना रहा। लेकिन हालिया घटनाक्रम ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या हमेशा दोस्ती निभाते दिखने वाले अमेरिका और इजरायल के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। यूएनएससी में सीजफायर पर प्रस्ताव को पारित होने देना यह दिखाता है कि राष्ट्रपति बाइडेन अब तय कर चुके हैं कि सिर्फ कड़े शब्द नाकाफी हैं। साथ ही इससे व्हाइट हाउस और इजरायली पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के बीच तनातनी वाली स्थिति उजागर हो गई। अमेरिका द्वारा प्रस्ताव से दूरी बनाने पर इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस प्रस्ताव को वीटो न करने के लिए अमेरिका की निंदा की। नेतन्याहू ने कहा कि इससे युद्ध में उसके प्रयासों और 7 अक्टूबर को हमास द्वारा बंधक बनाकर ले जाए गए लोगों को छुड़ाने के लिए हो रही कोशिशों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही इजरायल के प्रधानमंत्री ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने इजरायली प्रतिनिधि मंडल का अमेरिकी दौरा रद्द कर दिया। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।